हेलो बच्चों, और बताओ सब बढ़िया। कैसी चल रही है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ सेक्शन बी, 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन। 20 मार्क्स मायने रखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन बी में क्या क्या आता है। सेक्शन बी में थर्ड क्वेश्चन होता है, मतलब सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन पूरे क्वेश्चन पेपर का थर्ड क्वेश्चन नोटिस राइटिंग, जो 5 मार्क्स का होता है, 50 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। क्वेश्चन फोर्थ होता है इन्विटेशन एंड रिप्लाई, जो 5 मार्क्स का होता है, 50 वर्ड्स का हमें लिखना होता है। क्वेश्चन फिफ्थ होता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग हमारा 5 मार्क्स का होता है, जो हमें 120 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। क्वेश्चन सिक्स होता है रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग, जो 5 मार्क्स का होता है और हमें 120 से 150 वर्ड्स तक लिखना होता है। चलिए एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, इनविटेशन। इनविटेशन में क्या होता है? टू इनवाइट समवन और एनी इवेंट, फंक्शनल और ओकेजन। किसी भी ओकेजन हो या इवेंट हो, उस पर किसी को इनवाइट करने को इनविटेशन कहते हैं। इनविटेशन वर्ड से तो आप वाकिफ भी होंगे। अभी शादी चल रही है, साय चल रही है, तो आपके घर में बहुत सारे इन्विटेशन कार्ड आते होंगे शादी के लिए, उसी को इन्विटेशन कार्ड कहते हैं। लेकिन सीबीएसई की लैंग्वेज में या 12th की लैंग्वेज में हम इसको यहाँ पर और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ इन्विटेशन, टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन। जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है वो आउटसाइडर को दिया जाता है, और जो इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है वो फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है, राइट। अब फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द होस्ट, मतलब जो होस्ट कर रहा है इन्विटेशन कार्ड को उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ द इन्विटी, जिसको हम इन्वाइट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। फॉर्मल फ्रेज ऑफ इन्विटेशन, इसका मतलब है रिक्वेस्ट द प्लेजर योर बीइंग प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, जिस ओकेजन पर हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं बुलाने के लिए, वो हमें ओकेजन लिखना है, उसके बारे में हमें लिखना है। मेंशन फंक्शन, जो फंक्शन है, जिस चीज़ का फंक्शन है वो फंक्शन हमें लिखना है। जैसे शादी के लिए ले लो, हल्दी होती है तो हल्दी में लिखते हैं ना फंक्शन, ऐसे ही फंक्शन का नाम लिखना है। उसके बाद उसके नीचे लिखना है मेंशन डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का जो डेट है वो लिखना है, टाइम लिखना है, वेन्यू का मतलब होता है प्लेस, किस जगह पर हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद आता है मेंशन RSVP विद होस्ट्स नेम एंड मोबाइल नंबर। देखो RSVP का मतलब मैं पहले बता देती हूँ आपको, रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज़, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद RSVP लिख के उसके नीचे लिखेंगे होस्ट का नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे होस्ट का। सो गाइज दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड। ओके, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है आपकी? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट कैसे लिखे? सेंडर एड्रेस, पहले सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर डियर करके उसका नाम भी लिखेंगे। जैसे हम अपने भाई को दे रहे हैं तो डियर, भाई का जो भी नाम होगा, डियर भाई, है ना, इस टाइप से मतलब उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद कंटेंट लिखेंगे, हम किस चीज़ के ऊपर इनफॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हैं वो कंटेंट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है योर अफेक्शनेटली, और नेम आ जाएगा सेंडर का। जैसे मैं अपने भाई को लेटर लिख रही हूँ तो उसमें लिखूंगी योर्स अफेक्शनेटली, और उसके बाद मैं अपना नाम लिखूंगी सलोनी, ठीक है। जैसे सब्सक्रिप्शन वर्ड नहीं लिखना है हमें, बस ये लिखना है योर्स अफेक्शनेटली। ओके गाइज, इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, अब बात कर लेते हैं इनविटेशन के रिप्लाई की। मतलब हमने किसी को इनविटेशन दिया है तो वो रिप्लाई भी तो करेगा ना हमें। हालांकि कोई लेटर में नहीं करता है, लेकिन हाँ फ़ोन पे बोल देता है कि हाँ भाई हम ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। या फिर ऐसा होता है कभी कभी, अरे भाई हम नहीं आ पाए, मेरी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी, या मुझे किसी और की शादी में जाना था, या भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, एट्सेट्रा, है ना। तो हम ये भी बहाने बना देते हैं कि भाई मैं नहीं आ पाया या मैं नहीं आ पाऊँगा, है ना, रिप्लाई कर देते हैं ना। एग्जैक्टली हम रिप्लाई करते हैं ना, तो हम इसमें भी रिप्लाई देखते हैं, हमें इसमें भी रिप्लाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके गाइस, चलिए पढ़ते हैं। देखिए इनविटेशन, जो इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाता है उसका रिप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस, उसके बाद लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखेंगे डियर प्लस करके नेम, मतलब नेम जिसको हम रिप्लाई कर रहे हैं उसका नेम, या जिसको हम रिप्लाई कर रहे हैं उसका एड्रेस, ठीक है। एड्रेस भी उसका आएगा और नेम भी उसका आएगा जिसको हम रिप्लाई कर रहे हैं, और डेट आएगी। उसके बाद हम उसको थैंक यू लिखेंगे, है ना, थैंक यू लिखेंगे। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो, इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद ये सब करेंगे।
उसके बाद इनविटेशन कंफर्म हो गया, हाँ भाई हम ज़रूर आएंगे तुम्हारी शादी में, हमें बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि हमें दावत में बुलाया जा रहा है, हम सारा परिवार दावत में ज़रूर आएंगे। इस तरह से हमें इनविटेशन की कंफर्मेशन देनी है ना, डिटेल्स देनी है कि भाई क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है आपके इनविटेशन से वगैरह वगैरह। उसके बाद लिखेंगे बेस्ट विशेस। उसको बेस्ट विशेस भी तो देंगे ना, लड़की की शादी है तो उसको बोलेंगे, लड़के की शादी है तो उसको बोलेंगे भाई तुम्हारी शादी सफल हो, है ना, और तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छे से बीते, है ना, ये सब करके बेस्ट विशेस देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में लिखेंगे योर अफेक्शनेटली, उसके बाद लिखेंगे नेम, ठीक है। और अगर हमारा इन्विटेशन रिजेक्ट हो जाए तो, अगर कोई हमसे जलता होएगा तो वो क्या करेगा, वो हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन उसको रिजेक्ट कर देगा। कैसे कि भाई मैं नहीं आने वाला तुम्हारी शादी में, इतने बड़े बड़े लोग हो तुम और हमसे मतलब इतने ऊंचे हो, हम नहीं आने के तुम्हारी शादी में, हमारे घमंड से थोड़ी ऊंचे हो तुम आप वैसे पैसे वैसे में ऊंचे हो सकते हो, हमारे घमंड से थोड़ी ऊंचे हो सकते हो। तो वो हमारे इनविटेशन को रिजेक्ट कर देगा। अब इनविटेशन को रिजेक्ट कर देगा तो वो लेटर कैसे लिखेगा? देखो इनविटेशन रिजेक्ट करने का भी सेम ही प्रोसीजर है, बस हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में एड्रेस भी वही लिखना है, मतलब जिसको हम रिप्लाई कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेयर करके प्लस नाम लिखेंगे। उसके बाद थैंक यू लिखेंगे, भाई थैंक यू भी करना पड़ेगा ना उसको, वरना बुरा लग जाएगा। थैंक यू लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन्विटेशन कंफर्म लिखेंगे कि हाँ हमें इन्विटेशन मिला जरूर है। ये नहीं बोलेंगे कि हमें इन्विटेशन नहीं मिला है, हाँ मिला जरूर है, कंफर्म करेंगे। लेकिन रिग्रेट डिटेल्स भी डालेंगे। रिग्रेट मतलब रीज़न देंगे हम किस चीज़ का, कि हम क्यों नहीं आ पाए हैं, भाई तुम अपने आप को ऊंचा समझते हो लेकिन हमारे घमंड से ऊंचे नहीं हो, लाइक दिस हम ये सब करके रिप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्लाई में करेंगे, रिजेक्ट में करेंगे, ठीक है। रिग्रेट डिटेल्स लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे हम क्यों नहीं आ पाए हैं, है ना, हमारा पेट दर्द था, हमारी तबीयत खराब थी, या किसी और की शादी अटेंड करनी थी, या मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग थी, भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये सब करके हमें रीज़न डालना है उसमें। उसके बाद उसको बेस्ट विशेस भी देनी है, भले ही ऊपर वाले दिल से दें लेकिन हाँ हमें बेस्ट विशेस भी उसको देनी है, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे योर अफेक्शनेटली मतलब उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपना लिखेंगे वहाँ पे। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रिय है, जिसे तुम अत्यंत प्यार करते हो, हालांकि करते नहीं है, है ना, लेकिन उसके बाद भी हम ये लिख देंगे योर्स अफेक्शनेटली। और उसके बाद लिखेंगे नेम, अपना नेम जो भेज रहा है ना, सेंडर जो है उसका नाम लिखेंगे। ओके गाइज, इधर समझ में आया है? चलिए अब बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। गाइज क्लास 12th में फॉर्मल लेटर जो इंक्लूड करता है वो करता है लेटर टू द एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये नहीं है कि हम लेटर दे रहे हैं कि इसको लेटर दे दिया उसको लेटर, नहीं, हमें लेटर देना है, एडिटर को देना है और एप्लीकेशन फॉर जॉब देनी है, ठीक है, इसके लिए लेटर देना है। फॉर्मेट देखते हैं लेटर टू दी एडिटर। एडिटर को अगर हम लेटर दें तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, है ना, किस टाइप से हम लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। ये 4-5 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है सभी में, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, लर्न कर लेना। वैसे मैं बार बार आपको ये बुलवा रही हूँ तो आपको ये क्लास में ही लर्न हो जाना चाहिए। ओके गाइज, सबसे पहले लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद जो रिसीव कर रहा है रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, है ना, जैसे द एडिटर, भाई एडिटर रिसीव कर रहा है तो लिखेंगे द एडिटर, है ना। उसके बाद लिखेंगे वो किस चीज़ का एडिटर है, कौन सी न्यूज़पेपर का है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, द हिंदुस्तान का है, भाई द अमर उजाला का है, ठीक है, ये लिखेंगे। और हाँ, न्यूज़पेपर के नाम से पहले हमेशा दा लगाते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद उसका एड्रेस लिख देंगे न्यू दिल्ली, है ना, ये इसमें ही आ जाएगा रिसीवर एड्रेस में। उसके बाद 1 लाइन स्किप करके हमें लिखना है सब्जेक्ट। इसके बीच में हमें 1 लाइन स्किप करनी है, क्योंकि उससे क्या है ना, हमारा थोड़ा सा लेटर अट्रैक्टिव लगता है। ओके, उसके बाद हमें सैल्यूटेशन लिखना है, 1 लाइन स्किप करके ही लिखेंगे, जितना भी मैंने बताया सबके बीच में 1 लाइन स्किप करेंगे। ओके गाइज, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में लिखेंगे डियर सर या मैडम, है ना, मैम नहीं लिखते, मैम नहीं लिखते कभी भी, हमेशा लिखते हैं मैडम, या तो डियर सर या मैडम, ऑब्लिक करके लिखेंगे मैडम। ओके गाइज, उसके बाद लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या लिखना है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, और एग्जाम में कोई सा भी लेटर आ जाए सभी में आपको ये डालना है कंटेंट। ओके, तो फर्स्ट में क्या है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन ऑन सब्जेक्ट नेम। जिस भी टॉपिक पे हमारा लेटर है उसी का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। फिर लिखेंगे काइंडली पब्लिश द फॉलोइंग व्यूज ऑफ माइन इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स, है ना, ये मैंडेटरी है, इनफैक्ट ये आपको अच्छे से लेटर लिखने में आपकी मदद करेगा। ओके गाइस,
बच्चों ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो हमें लिखना ही लिखना है। कोई भी लेटर आ जाए, किसी भी लेटर के अंदर हम ये डाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट तो डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, रट के चले जाना। लेटर की स्टार्टिंग इससे करोगे ना तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको 1 नंबर तो दे ही देगा इस पे, है ना। सिर्फ इस लाइन पे बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसकी जो है सेक्शनल चेकिंग होती है। सेक्शनल का मतलब है भाई फॉर्मेट लिखने के अलग मार्क्स मिलते हैं, कंटेंट लिखने के अलग मार्क्स लगते हैं, सब्सक्रिप्शन लिखने के अलग मार्क्स लगते हैं हमारे, है ना। तो ये सब हमें ध्यान में रखना होता है। हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को हमें अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है। ओके गाइज, देखिए सेकंड पॉइंट है शो द प्रॉब्लम्स ऑन इशू और टॉपिक्स। मतलब जो भी टॉपिक के ऊपर हमारे प्रॉब्लम्स आए हैं उसको शो करेंगे। भाई जैसे हमें किसी चीज़ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे रखी है तो हम उसकी प्रॉब्लम को शो करेंगे, है ना। क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम दे रखी होगी उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे शो करेंगे। मेंशन कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, किस कॉज से, किस रीजन से हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो लिखेंगे। मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है वो मेंशन करेंगे। मेंशन सजेशन टू सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम सजेशन देंगे। सजेशन देने में तो हम एक्सपर्ट होते हैं, भाई तो ऐसे नहीं ऐसे कर, भाई ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, अरे भाई तो अपने काम से काम रखना, मुझे सजेशन क्यों दे रहा है। अब जितने सजेशन हम वहां पर नहीं दे पाते हैं यहाँ पर देने हैं, लेटर में हमें यहाँ पर सजेशन देने हैं। मेंशन सजेशन टू सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं उसके लिए हमें सजेशन देना है। ओके, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख लेना कि ये सारे पॉइंट्स ये हर लेटर में अप्लाई होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट के चारों सब पॉइंट्स लिखने के बाद हमें थर्ड पॉइंट में लिखना है आई वुड फील ग्रेटफुल इफ this issue is highlighted appropriately and the masses मतलब people come to know more about it. It is not only the responsibility of the government but also us as responsible citizens need to take steps to reduce and solve these related issues and decide something good in this direction. I request the authorities to look into the matter and improve the situations. इन लाइंस का मतलब है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, सिटीजन्स भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं, हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कदम उठाना चाहिए, है ना। इससे रिलेटेड है ये लाइंस, इनको अच्छे से पढ़ लेना। एक बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगी, इतनी हार्ड कोई चीज़ नहीं है और मेरी खुद की लैंग्वेज में लिखी हुई है ना। उसके बाद लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, एक लाइन स्किप करने के बाद लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू। सब्सक्रिप्शन वर्ड नहीं लिखना है, सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें क्या लिखना है, थैंकिंग यू। उसके बाद योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं, ट्रूली लिख सकते हैं। योर्स लविंगली बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, योर्स ओबीडियंटली बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, हमें लिखना है योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली। ओके, यहीं पर हमारा लेटर राइटिंग ये खत्म हो जाता है एडिटर को देने वाला। ओके, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ये है, डू नॉट आस्क द एडिटर टू सोल्व द प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें एडिटर को बोले कि भाई एडिटर तुम ये वाली प्रॉब्लम है इसको आगे सोल्व करो, ऐसा नहीं बोलना है। हमें सिर्फ अपने सजेशंस देने हैं, अपने व्यूज़ देने हैं, है ना। और बाकी हमें ये नहीं बोलना है कि एडिटर तुम यहाँ पर आओ और ये प्रॉब्लम सोल्व करो, ऐसा नहीं बोलना है। अगर ऐसा करेंगे इससे हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जॉब। एप्लीकेशन ऑफ जॉब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ जॉब भी एक लेटर का ही पार्ट है ना। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जॉब के भी 2 पार्ट्स होते हैं, कवरिंग लेटर और बायोडाटा। फॉर्मेट क्या है कवरिंग लेटर का? देखो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेंडर एड्रेस, कवरिंग लेटर का फॉर्मेट जो है उसमें भी स्टार्टिंग में क्या आता है, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में इसमें थैंकिंग यू आएगा, योर सिंसियरली आएगा, और सिग्नेचर आएगा, और नेम आएगा, और एनक्लोज बायोडाटा ये आएगा। ओके, ये अच्छे से करना है हमें। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ बायोडाटा। बायोडाटा का फॉर्मेट कैसे होता है? बायोडाटा एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ जॉब का ही पार्ट है, और एप्लीकेशन ऑफ पार्ट एक्चुअली किसका पार्ट है? लेटर का। वेरी गुड। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ बायोडाटा है ना, बायोडाटा का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है नाम, अपना नाम। भाई हमें जॉब लगवानी है तो अपना ही तो नाम लिखेंगे, या जिससे जॉब लगवा रहे हैं या जो जॉब हमारी लगवा रहा है, जिस कंपनी में हम जॉब करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखेंगे? नहीं, अपना नाम लिखेंगे, है ना। फादर नेम लिखेंगे, पापा का नाम लिखेंगे अपने, भाई मैं जिंदाबाद, मेरे पापा जिंदाबाद, भाई मैं अपना नाम लिखूंगा और अपने पापा का नाम लिखूंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, हाँ भाई ये भी पता होना चाहिए तू कितने साल का है, बूढ़ा तो नहीं है, हम तुझे जॉब तभी देंगे जब तू जवान होगा, नौजवान होगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एज भी बोला इन्होंने,
एज भी भाई, एज पता होनी चाहिए और बर्थडे मनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ भी पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जेंडर आएगा, है ना। जेंडर में भाई तू मेल है या फीमेल है ये भी तो बता। दिखने में तो लड़का लगता है, वैसे तो लड़की है ना। तो बता तो सही हमें मेल है या फीमेल है, जेंडर है, सब कुछ डिस्क्लोज कर। ओके, उसके बाद मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मतलब हमारे फोन का स्टेटस नहीं, मैरिटल का मतलब होता है शादीशुदा, है ना। मतलब शादीशुदा हो या सिंगल हो अभी, है ना, ये बताओ। कुंवारे हो या शादीशुदा हो ये बताओ। नेशनलिटी, भाई तू पाकिस्तानी तो नहीं है, इंडियन होना चाहिए, है ना। नेशनलिटी बताओ हमें। उसके बाद एड्रेस, भाई अगर तू कोई फ्रॉड करता है तो हम तुझे तेरे एड्रेस पे जाके पकड़ सकते हैं, तो एड्रेस पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर पता होना चाहिए, ईमेल पता होना चाहिए। आज के टाइम में ये सब चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन हो गई है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, है ना। ईमेल तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर हम जॉब लगवाने के लिए बायोडाटा दे रहे हैं तो हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। मतलब किस स्कूल से हमने 10th किया है, किस स्कूल से हमने 12th किया है, किस स्कूल से या किस यूनिवर्सिटी से हमने अपनी डिग्री की है ना, मास्टर डिग्री ये की है। उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कितना है भाई। एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, नहीं मुझे तो 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसको बोलेंगे फ्रेशर। ओके, लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी भाषा जानता है। मराठी जानता हूँ और उर्दू जानता हूँ, है ना, तमिल जानता हूँ। हिंदी जानता है, हाँ हिंदी भी जानता हूँ। इंग्लिश जानता है, हाँ इंग्लिश भी जानता हूँ। तो ये सब बोलना। उसके बाद हमें देखो भाई, हम तो इंग्लिश और हिंदी जानते हैं तो इंग्लिश और हिंदी लिखेंगे हम तो। उसके बाद सैलरी एक्सपेक्टेड, सैलरी कितनी भाई, कितनी चाहता है सैलरी। भाई मैं तो चाहता हूँ जितने भी हमें एक्सपेक्टेड जॉब से रिलेटेड होगी वो लिख दें, है ना। ये तो हमें दी हुई होगी क्वेश्चन में। उसके बाद रेफरेंसेस, किस रेफरेंस से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे मेरे बड़े भैया ने लगवाया जॉब पे, तो क्या लिखेंगे, बड़े भैया का नाम लिखेंगे। या किसी बड़े आदमी ने अगर हमें जॉब पे लगवाया है तो रेफरेंस में उसका नाम आ जाएगा, बड़े आदमी का। अब बड़े आदमी में जैसे आप मेरा नाम डाल सकते हो, है ना, बाय सलोनी, मिस सलोनी, ये लिख सकते हो। एनीवे ये नहीं लिखना है, ये जस्ट फॉर किडिंग। देखो रेफरेंसेस में हमें किसी बड़े आदमी का, या जो हमारी जॉब लगवाता है, किसी वेबसाइट के थ्रू हमने जॉब लगवाई है, या कोई बड़ा आदमी है जो अच्छी पोस्ट पर है उसके थ्रू अगर हमने जॉब लगवाई है तो उसका नाम आ जाएगा। ओके गाइज, रेफरेंसेस में इतना ही आएगा। तो ये था आपका फॉर्मेट ऑफ बायोडाटा, बायोडाटा का फॉर्मेट था। इसमें कहीं डाउट हो आपको तो कमेंट कीजिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट सबसे ईजी होता है। सबसे पहले लिखना है हमें टाइटल, उसके बाद लिखना है बाय लाइन, मतलब जिसने भी वो आर्टिकल लिखा है उसका नाम आ जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसका नाम आ जाएगा, अदरवाइज हमें XYZ या ABC लिखना है, ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना है। ओके गाइज, उसके बाद हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद एक्सपोजिशन लिखना है, मतलब मेरिट्स क्या होती है, डिमेरिट्स क्या होती है, यूजेस कॉजेज, है ना, ये सब चीज़ें बीच वाले पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद एक लास्ट पैराग्राफ होगा कंक्लूसिव पैराग्राफ। कंक्लूसिव पैराग्राफ का मतलब है जो कंक्लूजन निकला है आर्टिकल में वो वाला पैराग्राफ हमें नीचे लिखना है, सबसे नीचे, ठीक है। और हाँ, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए ये सारी आर्टिकल राइटिंग। ओके, बस इतना ही था फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। ओके गाइस, अब लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। देखो, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है रिपोर्ट करना, है ना। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी भी इंसान को कोई किसी चीज़ की सूचना देना, है ना, उसको रिपोर्ट कहते हैं। तो फॉर्मेट क्या होगा इसका, हेडलाइन होगी, सबसे पहले तो एक हेडलाइन होगी, उसके बाद बायलाइन होगी, उसके बाद जस्ट इसके नीचे बायलाइन वाली लाइन से नीचे लेफ्ट साइड में प्लेस एंड डेट होगा, है ना। डेट एंड प्लेस या प्लेस एंड डेट, जो भी प्लेस होगा वो और डेट होगा वो, ठीक है। उसके बाद एक लाइन स्किप करके हमें लिखना है ओपनिंग पैराग्राफ, मतलब रिपोर्ट को स्टार्ट करना है हमें। फिर उसकी डिटेल्स लिखनी है इंसिडेंट की, जो जो इंसिडेंट हुआ है, रिपोर्ट हम जिसके ऊपर लिख रहे हैं वो उसकी डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखना है। ओके गाइज, इतना ही था रिपोर्ट राइटिंग में, फॉर्मेट इसका इतना ही था। अभी तक कहीं भी आपको डाउट आया है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिसको भी नीड है उसको शेयर ज़रूर करें ये वीडियो। ओके गाइज, अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे समझ आ जाएगा कि कितने बच्चों के लिए यूज़फुल रहा है। और गाइस, आप सोच रहे होंगे नोटिस के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं है। नोटिस की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और उसकी लिंक अभी लास्ट में आ जाएगी और आप वहाँ से नोटिस राइटिंग की वीडियो देख सकते हैं। वो पूरी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है अलग, 6 मिनट्स की है ना, 6 मिनट्स में कवर हो जाएगा वो पूरा एग्जाम।